हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये अभी आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन आइटम कैन बी परचेज्ड फॉर ₹100। मतलब इसमें यूनिट कॉस्ट सी दे के रखा हुआ है, ऑर्डर कॉस्ट भी दे के रखा हुआ है, ठीक है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट जैसे 10% दे के रखा हुआ है ना, तो होल्डिंग कॉस्ट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात करता है? वो ऑलवेज यूनिट कॉस्ट के रेस्पेक्ट में बात करता है। मतलब होल्डिंग कॉस्ट मेरा जो यहाँ पे CH है वो 10% किसका होगा? C का होगा। मतलब वो दे के रखा है ₹10 पर यूनिट पर ईयर का है, ठीक है। ये आपका हो गया CH। आगे बढ़ते हैं। डेटा क्या क्या दे के रखा हुआ, और इफ़ द एनुअल डिमांड कैपिटल D दे के रखा हुआ, वो निकालने के लिए बोल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी होती है, अगर मैं इस क्वांटिटी को मंगवाऊंगा मार्केट से तो जो टोटल एनुअल खर्चा होने वाला है वो मेरा सबसे कम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? 2D C0/CH। तो मैंने होल्डिंग कॉस्ट है 10% ऑफ द आइटम्स कॉस्ट NM लिखा हुआ था। मतलब ये जो C दिया हुआ ना, यूनिट कॉस्ट को जो हम लोग खरीदते हैं, एक यूनिट को खरीदने में जो हमको लगता है, हमेशा होल्डिंग कॉस्ट उसके रेस्पेक्ट में बात करेगा। तो सारा डेटा का जब आप यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर निकल के आएगा D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द डिमांड फॉर एन आइटम इज़ डबल एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ हाफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? तो हमें पता है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q* होता है। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? 2D C0/CH, ठीक है। जहाँ C0 क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH होल्डिंग कॉस्ट, D है डिमांड, और ये आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर में। तो बोल रहा है क्या? डिमांड को आप क्या करो? डबल कर दो। तो D को यहाँ पे 2D कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट को हाफ कर दो, C0 को यहाँ पे हाफ कर दो। फिर पूछता भैया बता इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या चेंज होगा? भैया ये तो कट ही जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका रिमेंस अनचेंज। तो आंसर हो जाएगा इसका A। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया था, इन्वेंट्री वो आइटम होती है जिसको आप लोग संभाल के रखते हो अपने पास, या तो फ्यूचर में उसका यूज़ करने वाले हो, नहीं तो सेल करोगे, ठीक है। तो अगर मान लो शॉप दुकानदार वगैरह जो होते हैं, तो अगर वो इन्वेंट्री भैया होल्ड करके रखेंगे तो कस्टमर के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। इकोनॉमी इन परचेजिंग, आपको पता चलता है कि अगर इन्वेंट्री मतलब आप कितना क्वांटिटी आप खरीदोगे तो मतलब आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर आप क्वांटिटी खरीदोगे तो सबसे मिनिमम एनुअल कॉस्ट आपका मिनिमम होगा। तो ये भी सही बोल रहा है मैनेजमेंट का। एलिमिनेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट ऑर्डरिंग। मान लो अगर आपने एक बार ऑर्डर किया तो भाई आप जो बार बार जो रिपीट ऑर्डर जो होते हैं उससे आप बच सकते हो अगर आप इन्वेंट्री का कंट्रोल करोगे। तो इसका भैया सेलेक्ट करेक्ट आंसर दिए, तो सारे आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ABC एनालिसिस ए आइटम्स रिक्वायर। देखो जो हमारे इन्वेंट्री होते हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ABC एनालिसिस में जो क्लासिफिकेशन है आइटम्स का एनुअल वैल्यू मतलब भैया कि जो आइटम ABC है, तो ये 3 तरह के अलग अलग आइटम रहेंगे, और A आइटम वाला जो रहेगा ना वो उसका कॉस्ट रहेगा सबसे ज़्यादा। तो ज़्यादा कॉस्ट रहेगा तो इस आइटम को हम लोग वहाँ पर रखेंगे कम। B का जो कॉस्ट रहेगा ये मीडियम रहेगा, तो इसका भैया हम लोग रखेंगे मीडियम स्टोरेज। और C का जो कॉस्ट होता है ना बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, परचेज करके बहुत ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, और हम लोग भैया एक लंबे टाइम तक जैसे 6 महीने तक टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन A वाला जो आइटम होता है ना ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो कम रखते हैं, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंट रिव्यू करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ हम लोग जैसे कि और भी इसमें जो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम इसमें आता है, जैसे एक HML टर्म करके आपको आएगा, तो इसमें जो हम लोग इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हैं हाई, मीडियम और लो प्राइस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है FSN, इसमें आपका क्या होता है? फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स जो होते हैं उसके बेस पे क्लासीफाई करते हैं। फिर आपका आता है VED, इसका मतलब होता है वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल, मतलब उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री का हम लोग। फिर आपका आता है SDE, मतलब स्केयर, डिफ़िकल्ट और इजीली अवेलेबल, अगर जो इन्वेंट्री होती है उसके बेस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इन ABC एनालिसिस ए आइटम्स रिक्वायर लो सेफ्टी स्टॉक। क्यों? क्योंकि भैया इसकी कॉस्ट होती है ज़्यादा, इसलिए इसको हमको भैया कम रखेंगे इसको होल्ड करके, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाइंग आइटम्स इन ABC कैटेगराइज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डन बाय अरेंजिंग आइटम ऑर्डर ऑफ। तो मैंने बता दिया ये एनुअल यूजेस वैल्यू मतलब ये मनी के मतलब रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो हम लोग उसके बेस पे ABC को जो आइटम्स होते हैं क्लासीफाई करते हैं, तो आंसर C हो जाएगा। असर्शन क्या है? सेलेक्टिव कंट्रोल
मैनेजेस टाइम फ्रॉम इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आप इसको पढ़े नहीं हो कंसेप्ट को, लेकिन ये आपका असर्शन सही है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एबीसी एनालिसिस उसी पर बेस्ड होता है। तो ये दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एबीसी एनालिसिस इज इन मटेरियल मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन। तो अभी आपको मैंने समझाया था ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेज ऑफ द आइटम्स। ए आइटम्स क्या रखोगे आप, सबसे कम रखोगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा। ये 80 से 20% मान लो, अगर 100 रुपये के पास आपके पास बजट है तो भैया आप 80 रुपये खाली खर्च कर दोगे किस में, ए वाला आइटम में, तो समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, इसको कम रखोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल्स मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द इन्वेंट्री बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेटअप कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो टोटल एनुअल कॉस्ट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हो, परचेजिंग कॉस्ट मतलब डी इंटू सी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट डी वाई क्यू इंटू सी नॉट, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट लिखते हो क्यू वाई टू इंटू सी एच लिखते हो, ठीक है। तो अगर आप मान लो घर पे ही अगर कोई भी इन्वेंट्री अगर बना रहे हो तो बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सेटअप कॉस्ट में क्या होता है, जो आपका ऑर्डर कॉस्ट होता है, ठीक है, जो ऑर्डर कॉस्ट होगा इसमें ये ऐड नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, भैया नॉट इंक्लूड रहता है सेटअप कॉस्ट में। तो अगर मैं बात करूँ जो टोटल एनुअल कॉस्ट ये निकल के आता है। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना चाहते हो कि तो कौन सा फॉर्मूला होता है उसके लिए, डी वाई क्यू होता है। अब 2 ऑर्डर करते हो तो उसके बीच में जो टाइम गैप होता है वो क्या होता है, 1/n होता है। ये सब सारे फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन एबीसी एनालिसिस मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ग्रुप ए कॉन्स्टिट्यूट्स कॉस्टली आइटम्स। वो तो है ही भैया। व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज ऑफ सच आइटम्स ऑफ द टोटल आइटम्स। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा आपका ए आइटम है आपका, ठीक है। तो भैया जो टोटल आइटम रहेगा उसमें 10 से 20% सिर्फ ओनली रखोगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। In the basic economic order quantity model, if the lead time increases from 5 to 10 days, the EOQ will, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, क्यू स्टार इज इक्वल टू 2D C0 अपन CH लिखते हो, ठीक है। तो भैया अगर मैं यहाँ पे लीड टाइम का आपका यहाँ पे कहीं कंसेप्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लीड टाइम क्या होता है, मान सपोज आपने यहाँ पे ऑर्डर किया और आपको भैया ऑर्डर करते हो तो तुरंत तो मिलेगा नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम पे आएगा। फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर मान लो आप यहाँ पर आया, अपने यहाँ से ऑर्डर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑर्डर कर दिया, फिर यहाँ से ट्रक या कोई सा मीडियम से आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो टाइम लग गया ना ये आपका बीच में, तो ये टाइम गैप रहता है आपके, मतलब आपने ऑर्डर किया और आपके हाथ में जब इन्वेंट्री आ जाती है तो उसी टाइम को हम लोग लीड टाइम बोलते हैं। तो भैया जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वहाँ पे कहीं पर भी लीड टाइम नहीं आता है। तो मतलब अगर लीड टाइम बढ़े या घटे भैया ये रिमेंस द सेम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इफ द यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। अब जैसे हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, T2D C0 अपन CH होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या डबल करने की बोल रहा है, यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये अगर डबल कर दोगे तो भैया ये अंडर रूट टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज 1.414 टाइम्स। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ केयरिंग। मैंने समझाया था कि जब हम लोग देखो क्या होता है ना कि अगर मैं बात करूँ इस लाइन में मैं कॉस्ट को रख देता हूँ और इस लाइन में मैं क्वांटिटी को रख देता हूँ, तो जो ऑर्डर कॉस्ट होता है, आप जितना ज़्यादा ऑर्डर बढ़ाओगे ना, ठीक है, मान लो आपने एक बार ऑर्डर बढ़ाया तो भैया 100 रुपया लगा, दूसरा बार ऑर्डर करोगे फिर 100 रुपया लगेगा। मतलब क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, अरे घट रहा है, नहीं समझे क्या होगा। सपोज़ करो मैंने क्या ऐसा समझो कि किसी ट्रक में मान लो आपने ऑर्डर किया तो 100 रुपया लग रहा है आपको, तो उसमें 50 क्वांटिटी आ रहा है, फिर आपने बोला कि नहीं मैंने क्वांटिटी और बढ़ा के और 50 उसी में लेके आऊँगा, लेकिन कॉस्ट तो आपका क्या रह गया 100 रुपया, लेकिन भैया क्वांटिटी आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी को बढ़ाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, घटता है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट जस्ट अपोजिट होता है। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप लेके आओगे मतलब बाहर से, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो
तो भैया एक कॉस्ट घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो भैया दोनों का जो हम लोग कम्बिनेशन लेते हैं ना, तो एक ऐसा क्वांटिटी आता है जिस क्वांटिटी पे आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी हमारा निकल के आता है उसी को हम लोग क्यू स्टार बोलते हैं। मतलब क्यू स्टार वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे आपका टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम आने वाला है। तो वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी एड विद द कॉस्ट ऑफ कैरिंग, मतलब कैरिंग मतलब होल्डिंग कॉस्ट किसके बराबर होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन द बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इफ द डिमांड इज 60 पर मंथ, ऑर्डर कॉस्ट देकर रखा हुआ 12 और होल्डिंग कॉस्ट 10 पर यूनिट पर मंथ है, और इसमें निकालने के लिए बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप यूनिट चेक करो, देखो सारा चीज़ मंथ में दिया हुआ ना, आप चाहे होल्डिंग की बात कर लो या एनुअल मतलब डिमांड की बात कर लो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला इसको पुट करो, 2D C0/CH। यहाँ से जब पुट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम बिकम्स हाफ। ठीक है, तो डिमांड को भैया D/2 कर देना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल, ऑर्डरिंग कॉस्ट को डबल कर देना है। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट 1/4 और होल्डिंग कॉस्ट को 1/4 कर देना है। तो जो नया मेरा जो यहाँ से EOQ निकल के आएगा वो क्या होगा ना, ये देखो 1/4 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1 का हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको समझना कि इसमें क्या है, डिमांड को डबल कर रहा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सबको ये क्या कर दे रहा है, हाफ कर रहा है। तो पूछ रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ना, अगर कुछ भी अगर मान लो नहीं दिया हुआ है तो होल्डिंग कॉस्ट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, यूनिट कॉस्ट के रेस्पेक्ट में बात करता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लो कि जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q* होता है वो क्या होता है आपका √2D C0/CH होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको क्या कर रहे हो, अरे इसमें हाफ करोगे ना तो इसको C0/2 कर लो। फिर क्या करोगे, देखो डिमांड को डबल कर रहे हो मतलब 2 टाइम्स ऑफ D कर रहे हो, और यहाँ पे आपको ये समझना जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो हाफ करना है। लेकिन देखो यहाँ पे जब आप कैरिंग कॉस्ट हाफ करोगे ना तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका √2 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया। मतलब इसमें ये अंडरस्टूड है कि उसने ये भी बोल के रखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपका जो यूनिट कॉस्ट है वो भी इसको क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो यूनिट कॉस्ट की इसने पहले हाफ कर दिया, फिर होल्डिंग कॉस्ट को भी इसने हाफ कर दिया, मतलब यहाँ होल्डिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जब आंसर इसको निकालोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसका आंसर C है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री सिस्टम दैट keeps a running record of the amount in storage and replenishes the stock when it drops to a certain level by ordering cost quantity। हम लोगों ने पढ़ा था EOQ मॉडल में कि हमारे पास यहाँ पे इतनी क्वांटिटी क्यू है, सपोज करो। ठीक है, ये क्वांटिटी क्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री 0 होगी, फिर हम लोग यहाँ पे तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, फिर नई इन्वेंट्री आती है। ठीक है, और इस तरीके से ये चलने लगता है। लेकिन देखो अब मान लो इन्वेंट्री खत्म हो गया, ठीक है, अब उस टाइम अगर ऑर्डर करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, वहाँ पर टाइम लगेगा। तो भैया जब उस टाइम कस्टमर लेने के लिए आएगा तो वो घूम जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग जब इन्वेंट्री कुछ बच जाता है ना तो उसके पहले हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑर्डर कर दिया तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पहुँच जा रही है, तो ये जो टाइम है आपको इसको क्या बोलते हो, लीड टाइम बोलते हो। ठीक है, और जो टोटल इन्वेंट्री आपके पास क्यू थी और एक टाइम के बाद ये 0 हो जा रहा है, तो क्यू से 0 होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल T साइकिल टाइम बोलेंगे। और ये साइकिल टाइम मेरा कैसे निकल के आएगा, T = 1/n से निकल के आएगा। ठीक है, T = 1/n, जहाँ n क्या आपका नंबर ऑफ ऑर्डर है, और नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा कैसे निकलेगा, D/Q से निकलेगा। D आपका एनुअल डिमांड हो गया, Q जो क्वांटिटी हम लोग 1 टाइम्स में ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री सिस्टम दैट कीप्स, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है कि हम लोग जो ऑर्डर करते हैं ना, तो ऑर्डर को मतलब ये आपका ऑर्डर कॉस्ट है, तो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट जो होता है ये रिलेटेड रहेगा किसके साथ, आपका ये रहेगा आपका ऑर्डर के साथ। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ रिसीविंग एन ऑर्डर, तो ए का हो गया 2, तो ए का 2 मतलब भैया सी और डी ऑप्शन हो सकता है। फिर बी का चेक करते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट किसके बारे में बात करता है, होल्डिंग कॉस्ट के बारे में, तो बी का हो जाएगा 1। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब तो मेरा आंसर तो मिल ही गया, सी होगा। तो देख लेते हैं सी का क्या 4, मतलब चलो ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़े नहीं हो, लेकिन चलो इसने दे दिया तो ये कुछ होगा इसके लिए। लेकिन रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ इसका डी का 3, मतलब प्रोक्योरमेंट लीड टाइम। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट, मतलब सॉरी एनुअल, मतलब डेली का डिमांड कितना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मतलब इसमें क्या दिया हुआ ना कि आपके पास डिमांड ए एट यूनिट्स है, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर करने में आपको पी रुपीज़ लग रहा है, और होल्डिंग कॉस्ट ये ₹1 लिखा हुआ है, ठीक है, पर यूनिट पर ईयर। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो सिंपल सी बात करना है, जब इसको डिमांड का डी के जगह यहाँ पे ए रख देना, सी नोट की जगह पी रख देना, और होल्डिंग कॉस्ट की जगह आपका ये 1 लिख के रखना है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ये ऑप्टिमम साइज लॉट साइज होती है, मतलब ये वो क्वांटिटी होती है, अगर मैं ये क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो भैया जो एनुअल कॉस्ट होगा ना वो मिनिमम होगा, समझ रहे हो, तो ये ऑप्टिमम लॉट साइज है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक लॉट साइज। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट और क्वांटिटी का जो ग्राफ बनाया था, ये आपका ऑर्डर कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था क्वांटिटी को जब बढ़ा रहे थे, और लेकिन क्वांटिटी को बढ़ाने से होल्डिंग कॉस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, लीनियरली बढ़ता है, और भैया दोनों का जो कॉम्बिनेशन ग्राफ है ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही थी किस क्वांटिटी पे, क्यू स्टार पे, और इसी पॉइंट पे भैया जिस पॉइंट पे आपका ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब वही ऑर्डर कॉस्ट की बात करेंगे, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों 1 to रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमिक लॉट साइज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डिमांड देकर रखा हुआ 100 रुपीज़। देखो इसको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा इसमें गलत इसमें प्रिंटिंग किया हुआ है कि एनुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग ₹100 पर पीस, मतलब ये सी देकर रखा हुआ है, इज़ 900, इसको बोलना चाहिए था। ठीक है, ये 900 मतलब एक साल में इतना यूनिट मंगवा रहा है, और हर एक बार मंगवाने में उसकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगी हुई है, 100 रुपीज़ लगा हुआ है, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है, ₹2 यूनिट पर ईयर। इसको जब भैया सिंपल सा √2D C0/CH वाले फॉर्मूले पर रखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा बी 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इन MRP सिस्टम, समझ लो सबसे पहले क्या होता है ना, मान लो मार्केट में मान लो कि कोई बंदा सर्वे करता है, ठीक है, जैसे जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है वो कुछ सर्वे वगैरह करता है और डिसाइड करता है कि भैया मुझे कितना क्वांटिटी बनाना है, ये फिर दे देता है भैया किसी एक बंदे को ऑर्डर, जिसको हम लोग MRP बोलते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर ये अपना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है भैया किसके पास कितनी इन्वेंट्री है, और जिस चीज़ को बनाना है ना उसमें भैया पार्ट्स असेंबली लगे होते हैं, जिसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि अगर एक पार्ट को बनाना है तो उस पार्ट को बनाने के लिए भैया किन किन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारा डेटा रखता है कौन, बिल ऑफ मटेरियल। तो MRP के जो भैया 3 इनपुट होते हैं, कौन कौन से, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल, और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन्हें MRP सिस्टम कंपोनेंट्स डिमांड इज़, ठीक है, तो ये होता है इस्टेब्लिश्ड बाय द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब जो डिमांड होता है वो कौन बताएगा, उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बताएगा। किसको बताएगा, MRP को बताएगा। 25 देखो, फॉर प्लानिंग द प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ डिपेंडेंट डिमांड आइटम द टेक्निक मोस्ट सुटेबल, तो इसका भैया हो जाएगा MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें सीक्वेंस पूछा है, देखो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या करेगा ना, वो कैपेसिटी प्लानिंग करेगा भैया कि कितना हमको मार्केट में मतलब क्वांटिटी बनवाना है। ठीक है, वो अपना सर्वे करेगा, या तो जो भी प्रोडक्ट उसके पास होगा उसको देखेगा भैया कि मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि भैया आदमी का मतलब रिस्पॉन्स क्या है मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर भैया वो MRP को दे देता है, और MRP भैया फिर ऑर्डर रिलीज़ करेगा कि भैया हर एक पार्ट को बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी इन्वेंट्री मतलब उसके पास है। तो इसका ये जो प्रॉपर सीक्वेंस है ये आपका सीक्वेंस नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, तो ये बात करता है किसके बारे में,
ये आपका बात करेगा, देखो ये बात करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो ए का हो गया 3, तभी भैया 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, सी और बी। अब बी का देखते हैं, तो बी का तो 4 भैया कंफर्म हो गया, मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या हो गया, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, मतलब अगर 1 यूनिट को बनाना है तो उसको बनाने के लिए सपोज करो 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए भैया और कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक ट्री का डायग्राम बना हुआ रहता है, ये सारा कुछ कौन बताएगा आपको, बिल ऑफ मटेरियल बताएगा, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्या, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का आंसर देखते हैं 1 होगा कि 2 होगा। तो शेड्यूल रिसिप्ट, मतलब शेड्यूल रिसिप्ट मतलब भैया कि कितने आपके पास इन्वेंट्री है, कितना आने वाली है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाला। तो सी का हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इनपुट टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो भैया 3 हमको तो पता है, लेकिन ये जो आपका होता है इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स में बता रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा हूँ, ठीक है आपसे। तो आपको बताना है कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ड्राइव्स द होल ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जो भी आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो या इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो, वो कौन ड्राइव करता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आर नीडेड फॉर MRP। ये भी आपका रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट नहीं है, सही है। तो भैया 1, 2, 4 हमें MPS मतलब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल भी चाहिए, इन्वेंट्री का पोजीशन भी चाहिए और बिल ऑफ मटेरियल भी चाहिए। तो ये 1, 2, 4 आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, देखते हैं, विच ऑफ दी अबव आर द इनपुट ऑफ MRP। तो 3 इनपुट इसके कौन कौन से थे, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल था, एक इन्वेंट्री स्टेटस फाइल होगा और बिल ऑफ मटेरियल। तो तीनों ही आंसर आपका सही है, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बिल ऑफ मटेरियल। अब देखो बिल ऑफ मटेरियल क्या करता है, मैंने बताया था ना कि ये प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये द पार्ट नंबर्स एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर असेंबली, तो उसके बारे में बताएगा। तो ए का 4, अब भैया 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, हम चेक करेंगे कि इसका बी का होगा क्या 1 या 2। तो CRP आप पढ़े नहीं हो तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो उसका हो जाएगा 2 या 1, चेक करते हैं। तो 2 में देखो क्या बोल रहा है कि अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट कैपेसिटीज नीडेड टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। मतलब प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव दिया जाता है किसके द्वारा, MPS के द्वारा, ठीक है। और उसको बनाने के लिए भैया वो क्या करता है, वो सारा कैपेसिटी उसके पास कितना है कितना नहीं वो सब चेक करता है, कौन करता है, MRP करता है। तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का जब 2 हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल का हो गया, ठीक है। तो और बाकी इसमें एक आपका बिन कार्ड करके जो आता है कि बिन कार्ड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बिन कार्ड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेयर हाउस, मतलब भैया जहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट को आप लोग स्टोर करके रखते हो वहाँ पे हम लोग बिन कार्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया और आपका जिग एंड फिक्सचर, उसका भी मैं आपको जो PDF है एग्ज़ाम के पहले ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।